Hello everyone, welcome to NCERT Guide. So today our topic is set, right? तो set का हम पहले definition पढ़ लेते हैं. तो set का definition क्या होता है? A set is a well-defined collection of objects या फिर elements which have some common property, right? तो set का definition क्या होता है? Set जो होता है वो basically collection of objects होता है. उन ऑब्जेक्ट्स में दो स्पेशल चीजें होना जरूरी है. पहले कि जो ऑब्जेक्ट्स होना चाहिए वो वेल डिफाइंड होना चाहिए, साथ ही साथ वो जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें कुछ ना कुछ कॉमन प्रॉपर्टी भी होना जरूरी है, राइट. तो अगर ऐसा ऑब्जेक्ट्स आपको मिल जाए तो उनका जो कलेक्शन होगा उसे हम क्या बोलेंगे, वो एक सेट बन जाएगा, राइट. सो पहले हम वेल डिफाइंड को समझते हैं कि वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है. तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि 3 बेस्ट प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया आपको बताने हैं, राइट. सो आपके कुछ आंसर आने वाले हैं. अगर सेम क्वेश्चन मैं आपके फ्रेंड से भी पूछूं तो उनके भी आंसर्स कुछ आने वाले होंगे. मेरा खुद का भी आंसर कुछ होने वाला है, मेरे फ्रेंड्स के भी आंसर कुछ होने वाले हैं. तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो क्वेश्चन है इसके आंसर सबके अलग अलग आ रहे हैं, राइट. कुछ के सेम आ भी सकते हैं मगर इन जनरल सभी के आंसर जो है वो मैच नहीं करेंगे. सेम अगर मैं क्वेश्चन ये वाला पूछूं कि लास्ट 3 प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया, आपको इंडिया के लास्ट के 3 प्राइम मिनिस्टर्स बताना है, तो आपका आंसर भी वही आने वाला है, श्री नरेंद्र मोदी जी. सेकंड आने वाला है श्री मनमोहन सिंह जी और थर्ड आने वाला है अटल बिहारी वाजपेयी जी, राइट. सेम मेरा आंसर भी यही आने वाला है, आपके फ्रेंड का भी आंसर वही आने वाला है. यूएस में मेरा कोई एक फ्रेंड होगा उसका भी आंसर सेम आने वाला है. इसका मतलब यह है कि ये क्वेश्चन कैसा था, एक वेल डिफाइंड क्वेश्चन था. कभी भी आपको अगर वेल डिफाइंड पहचानना होगा तो आपको करना क्या है, आपको वो क्वेश्चन पूरी दुनिया से पूछना है. अगर सबका आंसर सेम आ जाता है इसका मतलब वो क्वेश्चन कैसा था, एक वेल डिफाइंड क्वेश्चन था. ये वाला क्वेश्चन जो था ये वेल डिफाइंड नहीं था. क्यों? क्योंकि सबके अलग अलग थिंकिंग है, सबके अलग अलग थॉट्स हैं, तो यहाँ पे सबके आंसर्स अलग अलग आने वाले हैं, राइट. सो दिस इज वेल डिफाइंड एंड दिस इज नॉट अ वेल डिफाइंड क्वेश्चन, राइट. अब कॉमन प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? सो कॉमन प्रॉपर्टी का मतलब होता है उन सारी चीजों में कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए. फॉर एग्जांपल जो ये मैं यहाँ पे लिस्ट देने वाला हूँ तीनों प्राइम मिनिस्टर्स की, जो लास्ट के 3 प्राइम मिनिस्टर्स थे, उनमें कॉमन प्रॉपर्टी क्या है कि वो तीनों के तीनों इंडिया के प्राइम मिनिस्टर्स है. सो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर उनका क्या बन गया है, कॉमन प्रॉपर्टी. इसी की बजाय अगर मैं कुछ आपको ऑब्जेक्ट्स देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक ऑब्जेक्ट देता हूँ A, दूसरा B, तीसरा 1, 0 और एक ये सिंबल, राइट. और तो क्या ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये पांचों क्या है, आपके ऑब्जेक्ट्स है. इन पांचों के पांचों ऑब्जेक्ट्स में क्या कुछ कॉमन प्रॉपर्टी है इसको हम देखते हैं. सो A और B जो है ये तो इंग्लिश के लेटर्स हैं, जो 1 और 0 है ये तो रियल नंबर्स हैं, जो गामा है ये एक स्पेशल सिंबल है. इसका मतलब इन सभी में कोई भी एक कॉमन प्रॉपर्टी हमें नहीं मिल पाई. इसका मतलब ये जो कलेक्शन है इस कलेक्शन को हम वेल डिफाइंड इस कलेक्शन को में कोई भी कॉमन प्रॉपर्टी आपको नहीं मिल पाएगी, राइट. सो हमेशा ऑब्जेक्ट्स में 2 इंपॉर्टेंट चीज होना जरूरी है, वो वेल डिफाइंड भी होना चाहिए और वो उनमें कुछ ना कुछ कॉमन प्रॉपर्टी भी होना जरूरी है. तो ऐसे जो ऑब्जेक्ट्स हमें मिलेंगे तो हम उन्हें क्या नाम देंगे, वो सेट्स होने वाले हैं, राइट. दूसरी चीज कि सेट को हम हमेशा कैसे लेटर्स में डिनोट करने वाले हैं, सेट को हम हमेशा कैपिटल लेटर्स में डिनोट करने वाले हैं. एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको सेट का. तो सेट को हमेशा कैपिटल लेटर्स में डिनोट करने वाले हैं. तो फॉर एग्जांपल एक सेट लिया आपने A, तो आपको लिखना होगा A इज इक्वल्स टू, अब जो आपके ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन्हें आप हमेशा कर्ली ब्रेसेस के अंदर रखना पड़ता है आपको. तो ये एक फॉर्म होने वाला है जो हम फ्यूचर में पढ़ने वाले हैं. तो कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपको ऑब्जेक्ट्स रखना होता है. फॉर एग्जांपल मैं एक सेट बना रहा हूं यहाँ पे वोवल्स का सेट, राइट. तो वोवल्स कौन कौन से होते हैं, एक तो A होता है, एक E होता है, एक I होता है, एक O होता है और एक U होता है. तो ये बेसिकली क्या बन गया, सेट ऑफ वोवल्स, राइट. तो आपको ध्यान में रखना होगा कि आपके जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं विच इज A, E, I, O, U, इनको आप हमेशा कॉमा से सेपरेट करने वाले हो. दूसरी चीज, इनको आप कर्ली ब्रेसेस के अंदर रखने वाले हो. और आपके जो ऑब्जेक्ट जो आपका सेट होता है उसको आप हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करोगे फ्यूचर में. तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, राइट. तो हम ये देखने वाले हैं कि सेट को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है. हमने देख चुके हैं कि जो सेट होता है उसे हम कैपिटल लेटर से डिनोट करने वाले हैं. अब हम देखेंगे कि रिप्रेजेंटेशन कैसे होने वाला है सेट्स का.
राइट। तो सेट्स को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं। पहला जो तरीका होता है वो होता है रोस्टर या फिर टेबुलर फॉर्म, राइट। और जो दूसरा फॉर्म होता है वो होता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो पहले हम रोस्टर या टेबुलर फॉर्म को पढ़ लेते हैं, राइट। सो रोस्टर एंड टेबुलर फॉर्म में हमको क्या करना होगा, हमको उस सेट के हर एक एलिमेंट को लिखना होता है, राइट। कैसे लिखना होता है वो हम सीखने वाले हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके सामने एक सेट लेता हूं और वो सेट है आपका सेट ए, क्योंकि हमने कैपिटल लेटर से डिनोट किया है, और सेट ए जो है हमारा वो सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। तो आपको क्या है, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का एक सेट बनाना है। अब पहले हम ये देखते हैं क्या वाकई में ये सेट होगा या नहीं होगा। तो सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, अगर मैं ये क्वेश्चन आपसे पूछूं, आपके फ्रेंड से पूछूं या किसी से भी पूछूं, सबका आंसर जो आने वाला है वो आने वाला है 1, 2, 3, 4 एंड 5, राइट। सो सभी का आंसर ये आने वाला है, मतलब ये वेल डिफाइंड है। और ये सारे के सारे कैसे नंबर है, सारे के सारे नेचुरल नंबर है। तो इनमें कॉमन प्रॉपर्टी भी है। इनका कॉमन प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा कि ये नेचुरल नंबर्स है, राइट। सो अब हम इसे राइट डाउन करते हैं रोस्टर फॉर्म में। सो रोस्टर फॉर्म में आपको क्या करना पड़ता है, आपको सेट के एलिमेंट्स को कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखना पड़ता है, राइट। तो जो भी आप एलिमेंट लिखने वाले हो वो कर्ली ब्रेसेस के अंदर आने वाले हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो कॉमा से हमें सेपरेट करने होते हैं, राइट। सो कॉमा से हमको एलिमेंट्स को क्या करना पड़ेगा, सेपरेट। तो पहला हमारा एलिमेंट है 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब इन सारे एलिमेंट्स को हमें कॉमा से क्या कर देना है, सेपरेट कर देना है। तो ये हमने क्या लिख लिया, इस वाले सेट को हमने रोस्टर फॉर्म में क्या कर लिया है, कन्वर्ट कर लिया है। तो रोस्टर फॉर्म में आपको कर्ली ब्रेसेस का यूज करना है और एलिमेंट्स को जो है वो कॉमा से क्या करना होता है, सेपरेट करना होता है, राइट। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये होती है कि ऑर्डर मैटर नहीं करता है नंबर्स का। अगर आप चाहो 2 पहले लिख सकते हो, 1 यहाँ पे लिख सकते हो, 4 यहाँ पे लिख सकते हो, 5 यहाँ पे लिख सकते हो एंड 3 कहीं भी लिख सकते हो। सो यहाँ पे ऑर्डर जो है वो मैटर नहीं करता है एलिमेंट्स का। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जो एलिमेंट्स होते हैं सेट के अंदर रोस्टर फॉर्म में, कभी भी आप एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करोगे, राइट। सो दो इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे, पहली कि आप ऑर्डर कुछ भी रख सकते हो एलिमेंट का। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपकी कि आप जो है एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते हो, राइट। सो अब ये दूसरा देखते हैं हम। दूसरा आपको सेट दे रखा है सेट बी, और सेट बी क्या है, सेट ऑफ होल नंबर्स। आपको होल नंबर्स का क्या बनाना है, सेट बनाना है। अब होल नंबर्स आपको पता है कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3 और ये जाते जाते हैं। और जब ये चलता जाएगा तो हमें तो हर एक एलिमेंट लिखना पड़ेगा रोस्टर फॉर्म में। तो हम किस प्रकार से लिखते हैं ये हम देख रहे हैं। सो हमको पता है कि जो एलिमेंट्स आने वाले हैं हमारे वो होंगे 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। और जब भी ऐसे जब चलता जाता है जो सीरीज, तो हम डैश डैश करके उसको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। इसका क्लियरली मीनिंग है कि ये जो पैटर्न है ये चलता जा रहा है, ये कभी भी रुक नहीं रहा है, राइट। तो सेट ऑफ होल नंबर 0, 1, 2, 3 आपको ऐसे चलते जाएगा। आप ऑर्डर कुछ भी रख सकते हो, नो डाउट। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, आप एलिमेंट्स को कभी भी रिपीट नहीं करोगे, राइट। अब दूसरी इसमें इंपॉर्टेंट चीज आती है, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये वाला लूं तो इसमें एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड यूज होता है विच इज दिस सिंबल, राइट। ये जो सिंबल होता है ये सिंबल होता है बिलोंग्स टू का, या फिर हम इसे बोलते हैं इज एन एलिमेंट ऑफ। तो ये सिंबल आपको काफी बार यूज करना पड़ेगा, आपको 12th क्लास में भी बहुत जगह यूज में आएगा। तो हम इसे समझ लेते हैं। बिलोंग्स टू का सिंबल इसे बोलते हैं हम। जब भी बिलोंग्स टू का सिंबल आएगा, इसके पहले और इसके बाद में कुछ ना कुछ आपको आना पड़ेगा, राइट। सो इसके पहले क्या आते हैं, इसके पहले एलिमेंट्स आते हैं। इसके पहले हमेशा क्या आने वाला है, इसके पहले हमेशा एलिमेंट या फिर ऑब्जेक्ट आते हैं। और इसके बाद में ये जहां पे ये जो भी आने वाला है ये हमेशा क्या होगा, एक सेट होने वाला होता है, राइट। सो इसका एक एग्जांपल देखते हैं हम। अब हमें पता है कि जो ए है, ए जो सेट है इसमें ये सारे एलिमेंट्स हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं, 3 जो है वो एक एलिमेंट है ए का। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो 3 होगा वो एक एलिमेंट्स का ए का। तो इसे लिखने का तरीका क्या होता है, 3 बिलोंग्स टू ए। मैंने बोला था यहाँ पे एलिमेंट आता है, ये एक एलिमेंट है और ये एक सेट है। मतलब 3 जो है वो बिलोंग कर रहा है ए को। या फिर हमें दूसरी तरीके से पढ़ सकते हैं इसे कि 3 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। आप इसे 2 तरीके से पढ़ सकते हैं। अब इसका दूसरा एक और सिंबल देखते हैं। क्या हम ये बोल सकते हैं 6 जो है वो क्या सेट ए का एलिमेंट है? तो क्लियरली 6 जो है वो सेट ए का एलिमेंट नहीं है। तो इसको लिखने का तरीका होता है 6 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। इसे क्या पढ़ेंगे हम, 6 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। या फिर इसको दूसरे पढ़ने का तरीका है 6 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। तो इसे क्या पढ़ेंगे हम, डज नॉट
बिलोंग्स टू, राइट, या इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ। दूसरा केस हम देख लेते हैं। अब बी सेट में हमें पता है 0 से लेके जो नंबर है वो जा रहे होते हैं, तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि 99 बिलोंग्स टू बी? क्या 99 एक एलिमेंट है सेट बी का? तो क्लियरली आप देख सकते हो 99 जो होगा वो सेट बी का एलिमेंट आने वाला होगा। तो हम ये जो स्टेटमेंट है ये हमारा एक ट्रू स्टेटमेंट होगा। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ आपसे कि -3 क्या बिलोंग कर रहा है बी को, तो क्या -3 एक एलिमेंट है सेट बी का? तो क्लियर कट -3 जो है वो एक एलिमेंट नहीं है सेट बी का, तो हम इसे लिखेंगे -3 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट बी, राइट। इसमें कुछ स्टैंडर्ड सेट भी होते हैं, वो स्टैंडर्ड सेट हम पढ़ लेते हैं। तो पहला हमारा सेट है कैपिटल एन। जब भी कैपिटल एन यहाँ पे आ जाए तो कैपिटल एन का मतलब होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। आपको हमेशा याद रखना है z या फिर i जो सेट होता है वो होता है सेट ऑफ इंटीजर्स। तो यहाँ पे मैं इंटीजर्स लिख रहा हूँ, ये हमेशा क्या होगा, सेट ऑफ इंटीजर्स। q जो होता है वो हम यूज करते हैं, जो q सेट है वो हमेशा यूज करते हैं हम सेट ऑफ रैशनल नंबर के लिए। तो यहाँ हम लिख रहे हैं सेट ऑफ रैशनल नंबर। q के ऊपर अगर डैश लग जाता है तो वो होता है सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर। ये स्टैंडर्ड सेट होते हैं, इन्हें आपको हमेशा याद रखना होगा। z या फिर i यूज होता है इंटीजर्स के लिए, कैपिटल N यूज होता है नेचुरल नंबर्स के लिए, q यूज होता है रैशनल नंबर के लिए, q डैश यूज होता है इर्रेशनल नंबर के लिए, और जो w होता है वो यूज होता है सेट ऑफ होल नंबर्स के लिए, होल नंबर्स, राइट। इसमें एक और थोड़ा सा आगे बढ़े हम, अगर n के ऊपर प्लस आ जाए, अगर n के ऊपर प्लस आ जाए इसका मीनिंग होता है सेट ऑफ पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स। अगर i के ऊपर प्लस आ जाए या फिर z के ऊपर प्लस आ जाए, ऊपर प्लस लिख दे, इसका मतलब होता है सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर z के ऊपर माइनस का साइन आ जाए इसका मतलब सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, राइट। वैसे q के ऊपर अगर प्लस आ जाए तो सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर। सिमिलरली ये सारे q डैश के ऊपर प्लस आ जाए इसका मतलब सेट ऑफ पॉजिटिव इर्रेशनल नंबर्स, राइट। So, जो हमारा अगला फॉर्म है हमारा सेट को रिप्रेजेंट करने का, वो है सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म में आपको इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऑल द एलिमेंट्स आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिर्फ उनका कॉमन प्रॉपर्टी मेंशन कर देना होता है, उससे आपका जो है वो सेट जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं, तो हमारे पास एक एग्जांपल है विच इज सेट ए ई आई ओ यू उनके एलिमेंट्स हैं और ये रोस्टर फॉर्म में आपको सेट दे रखा है। अब हमें किस में कन्वर्ट करना है इसको, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म में दो इंपॉर्टेंट चीज है, कर्ली ब्रेसेस का यूज होगा और दूसरी चीज इसमें कि आपको एक वेरिएबल अज्यूम करना होता है और वो वेरिएबल ही आपका क्या बनेगा, वो एलिमेंट बनने वाला होता है वेरिएबल। तो हम देखते हैं पहले, तो हम सेट ए लिखने वाले हैं, हम इसे कन्वर्ट करने वाले हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। सबसे पहले कर्ली ब्रेसेस का यूज करना है, उसके बाद एक वेरिएबल अज्यूम किया आपने x, आपने एक वेरिएबल अज्यूम किया x और ये x ही आपका क्या बनने वाला होता है, एलिमेंट बनने वाला होता है। अब x कैसा है आपका, तो आपको पता है a e i o u, इनमें कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, ये सारे के सारे वोवल्स हैं इंग्लिश अल्फाबेट्स के, राइट। तो इनकी कॉमन प्रॉपर्टी आपको क्या कर देना होता है, मेंशन। तो x इज सच दैट, इस सिंबल को आप क्या पढ़ोगे, ये सिंबल होता है सच दैट का, राइट। सो x इज सच दैट, तो x क्या होगा, x इज सच दैट, x इज लेटर ऑफ वोवल्स, राइट। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये एक सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया आपका सेट, राइट। सेकंड है हमारा बी सेट, वो है 2 4 6 8 10, राइट। सो ये सारे के सारे, इनमें कॉमन प्रॉपर्टी क्या नजर आ रही है कि सारे के सारे जो है वो मल्टीपल ऑफ 2 है, राइट। सो जब भी एक नंबर मल्टीपल ऑफ 2 होता है इसे हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 into n के फॉर्म में, राइट। सो हम इसका यूज करते हैं, तो हम सेट बी लिखने जा रहे हैं। अब सेट बी कैसा है, कर्ली ब्रेसेस का यूज किया, हमने एक वेरिएबल अज्यूम किया, इस बार मैं वेरिएबल अज्यूम कर लेता हूँ y, आपको मन हो आप x भी यूज कर सकते हो, t भी यूज कर सकते हो, कोई सा भी एक वेरिएबल यूज कर सकते हो। तो मैंने y यहाँ पे एक वेरिएबल लिया। अब y सच दैट, y कैसा है, तो हमें पता है y जो है वो 2n के फॉर्म का है, 2 into n के फॉर्म का है, राइट। आप देख सकते हो y सच दैट y is equals to 2 into n, 2 into n क्यों लिखा, क्योंकि इसमें जो पैटर्न आ रहा है वो कहाँ से, वो 2n का ही पैटर्न आ रहा है। बट इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, क्या सारे के सारे 2 के मल्टीपल आपने मेंशन किए हुए, आपको सिर्फ 10 पे जाके रुक जाना होता है, राइट। सो अगर हम n का वैल्यू 1 रखते हैं
अगर n का वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2, मतलब y का वैल्यू कितना आ जाएगा 2, और y का वैल्यू 2 आएगा तो y यहाँ पे आ जाएगा 2, और ये एक एलिमेंट बनेगा मतलब 2 यहाँ पे आ जाएगा, मतलब n का वैल्यू 1 आपको रखना पड़ेगा। नाउ n का वैल्यू अगर आप 2 रखोगे तो 2 इंटू 2 4, y का वैल्यू 4, ये वहाँ पर 4 आ जाएगा और ये 4 उठ के यहाँ पे आ जाएगा। n का वैल्यू 3 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6, तो y का वैल्यू हो जाएगा 6, और y का वैल्यू 6 यहाँ आ जाएगा तो 6 यहाँ पर आ जाएगा। और वैसे कि हम 4 का वैल्यू रखेंगे तो यहाँ 8 आ जाएगा, n का वैल्यू 5 रखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10। क्या n का वैल्यू हमको 6 भी रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम 6 रखते तो y का वैल्यू 12 आने वाला होता है और 12 यहाँ पे नहीं आएगा, राइट। इसका मतलब n के ऊपर बाउंडेशन है कि n जो है 1 से लेकर जो है आपके 5 तक ही वेरी करेगा, तो इसे भी हम एंड करके मेंशन करेंगे। तो ये हमने लिख दिया एंड y जो है, जो n है आपका, n जो है 1 से तो बड़ा होगा बट लेस देन इक्वल्स टू क्या होने वाला है 5 होने वाला है, राइट। अब n के ऊपर अगर हम कंसंट्रेट करें तो n जो है 1 से लेकर 5 तक के नंबर्स है। अब 1 से लेकर 5 तक तो इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल क्या 1.2 यहाँ पे अलाउड होगा, n का वैल्यू 1.2 अलाउड होगा, तो क्या y n का वैल्यू 1.2 होगा तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो क्या y का वैल्यू यहाँ पे आ पाएगा, तो y का वैल्यू यहाँ पे नहीं आ पाएगा। सिमिलरली अगर हम n का वैल्यू 2.2 यूज करते हैं तो y का वैल्यू होगा 4.4, क्या 4.4 यहाँ आ जाएगा, तो क्या 4.4 यहाँ अलाउड होगा, नहीं होगा। इसका मतलब n का सिर्फ कौन कौन से वैल्यूज अलाउड है, आपको नेचुरल नंबर बोल सकते हैं, हम होल नंबर्स बोल सकते हैं, हम इंटीजर्स बोल सकते हैं। तो आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, n बिलोंग्स टू, मैंने यहाँ पे लिख दिया कि n कैसा होना चाहिए, n बिलोंग्स टू इंटीजर, राइट। n बिलोंग्स टू का इंटीजर का मतलब क्या है, जो n होगा वो सेट इंटीजर्स का सेट होगा, राइट। इसे हम क्या पढ़ेंगे, n बिलोंग्स टू z, मतलब n जो होगा वो जो है इंटीजर्स के सेट में से ही होगा। तो आप देखोगे अब जो है n का वैल्यू 1 2 3 4 एंड 5 ही अलाउड होगा और आपका आंसर जो हो जाएगा आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने रोस्टर फॉर्म को कन्वर्ट किया किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में। हम अगला एग्जांपल देखते हैं। अब हमारे अगले एग्जांपल में क्या है 1 4 9 16। अगर इसमें आप कॉमन प्रॉपर्टी ढूंढोगे तो ये सारे के सारे क्या है, स्क्वायर्स हैं, राइट। स्क्वायर्स किसी पर्टिकुलर नंबर्स के हैं, राइट। ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है। तो हम कॉमन प्रॉपर्टी लिखने जाएंगे, तो हम सेट सी लिखने वाले हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। एक वेरिएबल अज्यूम कर लिया हमने, इस बार हमने वेरिएबल अज्यूम कर लिया x। अब x कैसा है, x इज सच दैट, x कैसा पैटर्न है, तो x जो है स्क्वायर का पैटर्न है, राइट। सो हमने यहाँ पे एक और वेरिएबल अज्यूम कर लिया n, मतलब n स्क्वायर, राइट। तो x कैसा है, x जो है n का स्क्वायर है, राइट। अब n का वैल्यू जब 1 आएगा तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, तो x का वैल्यू 1 आ जाएगा, x का वैल्यू 1 यहाँ आ जाएगा और 1 यहाँ क्या आ जाएगा। जब n का वैल्यू 2 होगा तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, मतलब x का वैल्यू 4 हो जाएगा, 4 यहाँ आ जाएगा, 4 यहाँ आ जाएगा। सिमिलरली 3 का स्क्वायर 9, x का वैल्यू 9 यहाँ आ जाएगा, 9 यहाँ आ जाएगा। अब आप ये देखोगे कि ये कभी भी रुक नहीं रहा है, आपको चलते रहना है, राइट। तो आगे हम लिख देते हैं कि n कैसा होना चाहिए, n का वैल्यू 1 अलाउड होगा, 2 भी अलाउड होगा, 3 भी अलाउड होगा n का वैल्यू, और ये चलते जाएगा। तो n का वैल्यू कैसे अलाउड है 1 2 3 4, तो n कैसे हो गया, n एक नेचुरल नंबर हो गया। तो हम यहाँ लिख देते हैं n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब n जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में ही आपको लेना पड़ेगा। तो आप देखोगे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर हो गया, तो n का वैल्यू 1 से स्टार्ट होगा, फिर 2 फिर 3 फिर 4 और ऐसे जाते जाएगा। तो ये आपका जो फॉर्म है सेट बिल्डर फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया है, राइट। तो इस प्रकार से अब हम कुछ कन्वर्जन देख लेते हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म को कैसे रोस्टर फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना होता है, राइट। सो हमारा एक रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है x इज सच दैट x इज लेटर ऑफ द वर्ड IIT JEE, राइट। सो x कैसा है, IIT JEE के जो लेटर्स हैं इनका एक सेट बनाना है आपको, राइट। तो रोस्टर फॉर्म में मैं इसे कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो रोस्टर फॉर्म में कर्ली ब्रेसेस का यूज करेंगे और सारे के सारे एलिमेंट जो है वो मेंशन करना होता है। तो सबसे पहला एलिमेंट हमने देखा i, इसका मतलब i यहाँ पे आने वाला है, कॉमा से सेपरेट करना पड़ेगा आपको एलिमेंट्स को। अगला एलिमेंट वापस से i आ रहा है, मगर हमने बोला था कि एलिमेंट्स को हम रिपीट नहीं करते हैं क्योंकि i ऑलरेडी आ चुका है, तो हम वापस से i नहीं लिखने वाले हैं। फिर अगला लेटर है आपका t एक भी बार नहीं आया तो t को लिखना पड़ेगा। फिर अगला वर्ड है आपका j, फिर अगला लेटर है आपका e और वापस से e है, तो e हम वापस से रिपीट नहीं करने वाले। तो ये हमने जो है सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। अगला हमारा है e क्या है हमारा सेट, x स्क्वायर इज सच दैट x जो है वो -2 से 4 के बीच के सारे नंबर है। -2 पे इक्वालिटी का भी साइन है, 4 पे इक्वालिटी का साइन नहीं है। और x कैसा होना चाहिए, x जो है वो इंटीजर्स सेट में से ही आपको लेना है। x अगर इंटीजर्स है तो हम बोल सकते हैं कि -2 अलाउड होगा,
-2 पे इक्वालिटी है, मतलब -2 अलाउड होगा। अगला इंटीजर कौन आएगा, -1 भी अलाउड होगा, फिर 0, फिर 1 भी अलाउड होगा, 2 भी अलाउड होगा, 3 भी अलाउड होगा, क्या 4 अलाउड होगा, 4 अलाउड नहीं होगा क्योंकि 4 के ऊपर इक्वालिटी का साइन नहीं है। तो हमने देखा कि x की क्या क्या वैल्यू आ रही है यहाँ से, x की वैल्यू एक -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये सारी x की वैल्यू अलाउड है। तो क्या हम इसे ऐसे लिख देंगे कि जो हमारा सेट E होगा वो कुछ ऐसा दिखेगा, -2, -1, 0, 1, 2, 3। क्या हमारा आंसर ये हो जाएगा, नहीं, हमारा आंसर ये नहीं होगा क्योंकि ये जो आई है ये तो x की वैल्यूज है, मगर आपका एलिमेंट कौन बनने वाला है, आपका एलिमेंट तो x² बनने वाला है। अगर आपका एलिमेंट स्क्वायर बनने वाला है तो एक एक करके x की वैल्यू उठाते हैं। x की वैल्यू जो -2 होगी तो -2 का स्क्वायर कितना होगा, -2 का स्क्वायर तो होगा 4, मतलब यहाँ पर जो पहला एलिमेंट आएगा, आप ऑर्डर मैटर नहीं करता है मगर हम ऑर्डर से ही चलते हैं हमेशा जनरली, तो पहला एलिमेंट आएगा 4। अब x की अगली वैल्यू क्या होगी, -1, सो -1 का स्क्वायर कितना होगा, 1। तो यहाँ पे एलिमेंट्स मैंने बोला था कि ये हमेशा एलिमेंट बनता है। अगला वैल्यू क्या होगा, x का 0, 0 का स्क्वायर होता है 0, तो हमने यहाँ पे 0 लिख दिया। अगला होगा x का वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, मतलब यहाँ पे 1 आएगा, मगर 1 ऑलरेडी हम लिख चुके हैं तो रिपीट नहीं करेंगे। अगला हमारा x का वैल्यू क्या आएगा, 2, 2 का स्क्वायर होगा 4, तो 4 आएगा, मगर 4 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं तो नहीं यूज करेंगे। फिर अगला x का वैल्यू आएगा 3, 3 का स्क्वायर होगा 9, मतलब यहाँ पे एक 9 एलिमेंट भी आएगा। 4 हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि 4 के ऊपर इक्वालिटी का साइन नहीं है। तो ये हमने रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है।